हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू टेक विथ डीडी चैनल में। आज अपन बात करेंगे विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 15 का। ये दोस्तों फोर्थ पार्ट है और इसमें भी हम हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक क्वेश्चन से कम 5 क्वेश्चन आप खुद बना सकें। और दोस्तों बीच बीच में हम टेक्स्ट भी देखेंगे ताकि जो क्वेश्चन आप पढ़ें वो आपको ज़्यादा दिन तक के लिए याद हो जाए और आप वीडियो के बीच में किसी भी तरह से बोर ना हो। और दोस्तों कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि जो ट्रिक्स बताए जाएं वो आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 61 है। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रांतिकारी नेताओं में से किसने होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। ए दिया है लाला लाजपत राय, बी दिया है लाला हरदयाल, सी दिया है तारकनाथ दास और डी दिया है श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो होम रूल लीग ऑफ अमेरिका है इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा कि लाला लाजपत राय, क्योंकि इसमें शब्द आ रहा है अमेरिका। और दोस्तों अमेरिका में वही जाकर कोई लीग की स्थापना कर सकता है जो दूसरों को अपनी राय दे सकता है। यानी कि अमेरिका जैसे बड़े देश में यदि किसी को किसी लीग की स्थापना करनी है यानी कि होम रूल लीग की स्थापना करनी है तो पहले उसको राय देना आना चाहिए। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा कि लाला लाजपत राय। और जो ये होम रूल लीग ऑफ अमेरिका है इसकी स्थापना अक्टूबर सन 1917 में लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 62 है कि वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में प्रतिपादित की गई भारतीय रियासतों के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर रियासतों के राजाओं से तुरंत उत्तरदायी सरकार के गठन की मांग की गई थी। दूसरा दिया है कि कांग्रेस ने रियासतों के निवासियों को कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए दिया है केवल एक, बी दिया है केवल दो, सी दिया है एक और दो दोनों, जबकि डी दिया है ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था तो उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर रियासतों के राजाओं से तुरंत उत्तरदायी सरकार के गठन की मांग की गई थी। तो यह वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा और इसका उद्देश्य भी यही था कि जो रियासतों के राजा हैं उनसे तुरंत उत्तरदायी सरकार का गठन करवाना। और इसमें जो दूसरा दिया है कि कांग्रेस ने रियासतों के निवासियों को कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी थी। तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने यह कहा था कि रियासतों के निवासियों को कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति है, न कि इसमें अनुमति नहीं दी थी। इसलिए जो दूसरा वाला है कि इसमें अनुमति प्रदान नहीं की गई थी तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ये हो जाएगा कि केवल एक सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है कि पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी यानी कि निर्धनता और साझा जो समृद्धि रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें ए दिया है कि एशियाई विकास बैंक द्वारा, बी दिया है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, सी दिया है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, जबकि डी दिया है कि विश्व बैंक द्वारा। तो इन्हें से आपको बताना है जो निर्धनता और साझा समृद्धि रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो अपन देखें कि इसमें शब्द आ रहा है निर्धनता और फिर आगे शब्द आ रहा है साझा, यानी कि जिसके पास पैसा नहीं है तो फिर वो पैसे वाले के पास जाएगा और फिर वो साझा करेगा। यानी कि जिसके पास पैसा नहीं होगा तो वो दोस्तों कहाँ पे जाएगा, तो वो पूरे विश्व के बैंकों में जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि विश्व बैंक द्वारा ये निर्धनता और साझा समृद्धि जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित की जाती है। और यह जो निर्धनता और साझा समृद्धि रिपोर्ट है तो इसमें उन उपायों को शेयर किया जाता है जिससे निर्धनता को कम किया जा सके। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है कि कांग्रेस से निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसमें स्वराज दल का गठन किया गया था। ए दिया है बेलगांव अधिवेशन 1924, बी दिया है गया अधिवेशन 1922, सी दिया है कलकत्ता अधिवेशन 1928 और डी दिया है लाहौर अधिवेशन 1929। दोस्तों ये जो कलकत्ता अधिवेशन 1928 है इसको सही कर लेना है, ये 1928 ना होके ये 1920 है।
और अब आपको बताना है इनमें से कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि किस अधिवेशन में स्वराज दल का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि गया अधिवेशन 1922। क्योंकि दोस्तों इसमें शब्द आ रहा है स्वराज, यानी कि किसी व्यक्ति को यदि राज करना है तो उसको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, यानी कि वो कहीं गया तभी उसने स्वराज किया। अब अपन देखें जो स्वराज दल का गठन किया गया था तो ये क्यों किया गया था, क्योंकि जब चोरी चोरा की घटना हुई थी तो उसके बाद महात्मा गांधी ने सन 1922 में ही असहयोग आंदोलन जो था उसको वापस ले लिया था और फिर कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो चुने गए थे वो थे सी आर दास और सचिव के रूप में मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने ही दिसंबर 1922 में गया अधिवेशन में विधान परिषद को परिवर्तित और समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव रखा था, लेकिन इनने जो प्रस्ताव रखा था वो स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि इस प्रस्ताव में जो इसके पक्ष में थे वो 890 वोट पड़े थे, जबकि इसके विरोध में 1748 मत पड़े थे। इसलिए जो विधान परिषद को परिवर्तित या समाप्त करने वाला प्रस्ताव था तो वो पारित नहीं हुआ था, क्योंकि उसके मत में ही वोट कम पड़े थे और इसलिए फिर कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था और फिर उन्होंने आगे जाकर स्वराज दल का गठन किया था। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 65 है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन से भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघ के प्रस्तावित ढांचे की विफलता के कारण थे। पहला दिया है मुस्लिम नेताओं को हिंदू वर्चस्व का भय था। दूसरा दिया है कांग्रेस ने संघीय सभा में राजा द्वारा नाम निर्देशन का विरोध किया था। तीसरा दिया है कि रियासतों ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने संबंधी ब्रिटिश सरकार के अधिकार का विरोध किया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो संघ का प्रस्तावित ढांचा था वो विफल क्यों हो गया था। तो इसमें जो पहला दिया है कि मुस्लिम नेताओं को हिंदू वर्चस्व का भय था, इसलिए जो इस संघ का प्रस्तावित ढांचा था ये विफल हो गया था। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि कांग्रेस ने संघीय सभा में राजा द्वारा नाम निर्देशन का विरोध किया था, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को यह भय था कि यदि राजाओं द्वारा व्यक्ति को नाम निर्देशित किया जाएगा तो यह जो संघ है वो एक प्रकार से वंशानुगत बन जाएगा। इसलिए जो दूसरा वाला है ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि रियासतों ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने संबंधी ब्रिटिश सरकार के अधिकार का विरोध किया था, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो रियासतों के राजा थे तो उनको यह भय था कि यदि संघ का प्रस्ताव पारित होता है तो जो हमारे आंतरिक मामले हैं तो उसमें भी जो ब्रिटिश सरकार है वो हस्तक्षेप करेगी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66 है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसे वर्ष 1906 में ढाका शैक्षिक सम्मेलन में स्थापित किया गया था। दूसरा दिया है कि इसका उद्देश्य मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा करना था। तीसरा दिया है कि मोहम्मद अली जिन्ना इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2, सी दिया है केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि इसे वर्ष 1906 में ढाका शैक्षिक सम्मेलन में स्थापित किया गया था, तो यह लफ्ज को सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि इसका उद्देश्य था कि मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा करना था, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसीलिए ही जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लाई गई थी ये इसीलिए लाई गई थी क्योंकि इसका उद्देश्य ही था कि जो मुसलमान हैं उनको राजनीतिक अधिकार देना और उनके जो हित है उसकी रक्षा करना। और इसमें जो तीसरा दिया है कि मोहम्मद अली जिन्ना इसके संस्थापक के सदस्यों में से एक थे, तो यह लफ्ज को गलत हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो सन 1913 तक मुस्लिम लीग में सम्मिलित होने से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। इसलिए जो तीसरा वाला है कि मोहम्मद अली जिन्ना इसके संस्थापक सदस्य थे, तो यह लफ्ज को गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हो गई थी, जबकि
ये 1913 तक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके सदस्य थे। तो इसलिए जो तीसरा वाला है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है कि सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ जो आयोग है उसको किस लिए नियुक्त किया गया था। तो इसमें जो ए नंबर दिया है कि भारत में विश्वविद्यालयों की दशाओं की जांच करने के लिए, बी दिया है सरकारी वित्त में सुधार हेतु भू राजस्व का पुनर्निर्धारण के लिए, सी दिया है सिंचाई में सुधार के उपायों का अन्वेषण करने और सुझाव देने के लिए, और डी दिया है कि पूर्व और पश्चिम बंगाल की प्रशासनिक सीमाओं को पुनः समायोजित करने के लिए। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए जो सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ आयोग को नियुक्त किया गया था तो वो किस लिए किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि सिंचाई में सुधार के उपायों का अन्वेषण करने और उसमें सुझाव देने के लिए जो मॉनक्रीफ आयोग है इसको नियुक्त किया गया था। और अपन देखें जो सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ आयोग है तो इसकी जो नियुक्ति हुई थी वो सन 1901 में की गई थी और इसका उद्देश्य था कि भारत के लिए एक व्यापक सिंचाई योजना तैयार करना। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है पंजाब में स्थानीय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एकजुटता विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। दूसरा दिया है कि इसके विरोध स्वरूप गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और तीसरा दिया है कि ऊधम सिंह ने जनरल रेजिनाल्ड डायर की हत्या कर दी जिसने पंजाब में वर्ष 1919 के विरोध प्रदर्शनों के दमन का नेतृत्व किया था। और चौथा दिया है कि जनरल डायर द्वारा की गई दमनात्मक कार्यवाही की जांच करने के लिए गठित हंटर समिति में सदस्य के रूप में किसी भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 1, 2 और 4, सी दिया है केवल 1, 2 और 3, जबकि डी दिया है कि केवल 1, 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो ये 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था और इसी के संदर्भ में अपन को बताना है। तो अपन देखें इसमें जो पहला दिया है कि पंजाब में स्थानीय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एकजुटता विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि 9 अप्रैल 1919 को दो राष्ट्रवादी नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को उनके द्वारा बिना किसी भड़काऊ कार्रवाई के गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर किसी अन्य स्थान पर ले गए थे, जबकि उन्होंने केवल विरोध सभा को संबोधित बस किया था। इसलिए इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी उन्हीं के विरोध में एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। इसलिए जो पहला वाला है ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि इसके विरोध स्वरूप गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि जो कि उनको अंग्रेजों द्वारा दी गई थी वो उन्होंने अंग्रेजों को वापस दे दी थी। और इसमें जो आगे है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी थी। तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि ऊधम सिंह ने जनरल रेजिनाल्ड डायर की हत्या कर दी जिसने पंजाब में वर्ष 1919 के विरोध प्रदर्शनों के दमन का नेतृत्व किया था। तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ऊधम सिंह ने जनरल रेजिनाल्ड डायर की हत्या नहीं की थी, जबकि उन्होंने माइकल ओ डायर की हत्या की थी क्योंकि उस समय पंजाब में 1919 का जो विरोध प्रदर्शन हुआ था तो उसमें उन्होंने दमन का नेतृत्व किया था। इसलिए फिर ऊधम सिंह ने उस समय के जो माइकल और डायर थे उनकी हत्या कर दी थी। इसलिए जो तीसरा वाला है तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा कि उन्होंने रेजिनाल्ड डायर की हत्या की, क्योंकि इससे शब्द आ रहा है ऊधम, और ऊधम जब कोई व्यक्ति करेगा तो उसको अपन ओ करके भगा देते कि ओए भाग जाए यहाँ से, ऊधम क्यों कर रहा है, ओए भाग जाए, यानी कि माइकल ओ डायर आ जाएगा। और इसमें जो चौथा दिया है कि जनरल डायर द्वारा
की गई दमनात्मक कार्यवाही की जांच करने के लिए गठित हंटर समिति में सदस्य के रूप में किसी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया था। तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। जैसे अपन देखें, सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ हो गए, जो कि बम्बई विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे और बम्बई उच्च न्यायालय के अधिवक्ता भी थे। और पंडित जगत नारायण हो गए, ये एक अधिवक्ता थे। और इसके साथ जो सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान थे, जो कि उस समय ग्वालियर राज्य के अधिवक्ता थे, उनको शामिल किया गया था। इसलिए जो चौथा अध्याय की हंटर समिति में किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 69 है कि आजाद हिंद फौज यानी कि INA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। इसमें जो पहला अध्याय कि भारतीय युद्ध बंदियों यानी कि POWs से सेना के गठन का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह द्वारा दिया गया था। दूसरा अध्याय कि INA के समर्थन से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। और तीसरा अध्याय कि जवाहरलाल नेहरू INA मुकदमे के दौरान न्यायालय में INA बंदियों के लिए बचाव पक्ष के अधिवक्ता के रूप में प्रस्तुत हुए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें, जो आजाद हिंद फौज है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला अध्याय की भारतीय युद्ध बंदियों यानी कि POWs से सेना के गठन का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह द्वारा दिया गया था। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो मोहन सिंह थे ये ब्रिटिश भारतीय सेना में एक भारतीय अधिकारी थे, इसलिए जो पहला वाला है ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यह एक भारतीय सेना के अधिकारी थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि सेना के गठन का विचार रखेंगे। और इसमें जो दूसरा अध्याय की INA के समर्थन से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्होंने सिंगापुर में जो स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था वो क्या था, इन्होंने 21 अक्टूबर सन 1943 को। इसलिए जो दूसरा वाला है तो यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि जवाहरलाल नेहरू INA मुकदमे के दौरान न्यायालय में INA बंदियों के लिए बचाव पक्ष के अधिवक्ता के रूप में प्रस्तुत हुए थे। तो यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है कि बाल्कन प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसका प्रस्ताव लॉर्ड वेवेल द्वारा किया गया था। और दूसरा दिया है कि इसके तहत प्रस्ताव किया गया कि प्रांतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने के बजाय उन्हें स्वतंत्र घोषित किया जाए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, जबकि डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि जो बाल्कन प्लान है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो सबसे पहले अपन देखें, जो बाल्कन प्लान होता है तो इसका मतलब होता है कि सत्ता का हस्तांतरण अलग अलग प्रांतों में करना, यही कहलाता है बाल्कन प्लान। और इसमें अपन देखें जो इसमें पहला दिया है कि इसका प्रस्ताव लॉर्ड वेवेल द्वारा किया गया था। तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बाल्कन प्लान का प्रस्ताव था वो लॉर्ड वेवेल द्वारा नहीं किया गया था, जबकि इसका प्रस्ताव माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। इसलिए जो पहला वाला है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि इसके तहत प्रस्ताव किया गया कि प्रांतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने के बजाय उन्हें स्वतंत्र घोषित किया जाए। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि सत्ता का जो हस्तांतरण है वो अलग अलग प्रांतों में करना। और अपन देखें कि वो कौन कौन से प्रांत थे जिनको स्वतंत्र घोषित किया जाना था। तो वो हो गए मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत जो है इनको स्वतंत्र घोषित किया जाना था। हालांकि बाद में वो संविधान सभा में सम्मिलित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए इसमें स्वतंत्र घोषित किया जाए तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है साम्यवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए वर्ष 1934 में
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई को ब्रिटिश भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था। दूसरा अध्याय की दत्त ब्रेडले अधिधारणा ने साम्यवादियों को कांग्रेस के भीतर एक संयुक्त मोर्चे के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। और तीसरा अध्याय की सीपीआई द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी के विरुद्ध थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा हिस्से सही है या है? ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि इसमें जो पहला दिया है कि साम्यवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए वर्ष 1934 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई को ब्रिटिश भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि दत्त ब्रेडले अभिधारणा ने साम्यवादियों को कांग्रेस के भीतर एक संयुक्त मोर्चे के रूप में काम करने के लिए प्रेरित किया था। तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें तीसरा दिया है कि सीपीआई द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी के विरुद्ध थी। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ये द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक इसका समर्थन नहीं करती थी, लेकिन कुछ समय के बाद इन्होंने अपनी नीति बदल ली और फिर जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध आया तो उन्होंने कहा कि अब यह जो युद्ध है ये जनता का युद्ध बन गया है और इसमें हम ब्रिटिश सरकार का समर्थन करेंगे। यानी कि जो तीसरा वाला है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी के विरुद्ध थी। तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्वेश्चन 72 है कि वर्ष 1916 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष संयुक्त लीग कांग्रेस योजना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मांगे रखी गई थी? पहला दिया है शीत अतिशीघ्र स्वशासन, दूसरा दिया है केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में निर्वाचित बहुमत के माध्यम से प्रतिनिधिक सरकार, और तीसरा दिया है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो 1916 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष संयुक्त लीग कांग्रेस योजना द्वारा जो मांगे रखी गई थी वो कौन कौन सी थी। तो अपन देखें जो इसमें पहला दिया है कि शीत अतिशीघ्र स्वशासन करना। तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था तो उसमें जब संयुक्त लीग कांग्रेस योजना गठित हुई थी तो उसमें उन्होंने यही मांगे रखी थी कि सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि वह भारतीयों को शीघ्र अतिशीघ्र स्वशासन प्रदान करेगी। और इसमें जो दूसरा दिया है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में निर्वाचित बहुमत के माध्यम से प्रतिनिधिक सरकार बनानी चाहिए। तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने यही मांग रखी थी कि केंद्र और प्रांतों में जहां पर भी विधानसभा का निर्वाचन हो वो बहुमत के माध्यम से हो, न कि वंशानुगत माध्यम से हो। इसलिए जो दूसरा वाला है यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों का जो समान प्रतिनिधित्व की बात रखी गई थी तो वो सन 1945 की जो बेबेल योजना है उसमें रखी गई थी, न कि 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था उसमें रखी गई थी। इसलिए जो तीसरा वाला है यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल 1 और 2 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। दूसरा दिया है कि इसका उद्देश्य सभी वामपंथी तत्वों के लिए एकीकृत बल के रूप में कार्य करना था। और इसमें जो तीसरा दिया है कि इसने सक्रिय रूप से द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि इसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी तो ये सन 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन जो हुआ था तो उसमें से जो सुभाष चंद्र बोस थे
उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर उसके तुरंत बाद ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसलिए जो पहला वाला है ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा और इसमें जो दूसरा दिया है कि इसका उद्देश्य सभी वामपंथी तत्वों के लिए एकीकृत बल के रूप में कार्य करना था, तो यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि इसने सक्रिय रूप से द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध किया था, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि जो फॉरवर्ड ब्लॉक था तो उसी वक्त राजनीतिक दल ने द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध किया था, बाकी किसी भी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74 है कि दक्षिण प्रशांत में अवस्थित इस क्षेत्र को संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक गैर स्वशासित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। हाल ही में जनमत संग्रह में इस क्षेत्र ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता को अस्वीकार कर दिया। उपरोक्त परिच्छेद द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया गया है? ए दिया है न्यू कैलेडोनिया, बी दिया है फ्रेंच पॉलिनेशिया, सी दिया है सेंट हेलेना और डी दिया है गुआम। तो इन्हें से आपको बताना है किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि किस क्षेत्र ने अपनी स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह करवाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि न्यू कैलेडोनिया, क्योंकि अभी हाल ही में अक्टूबर के माह में न्यू कैलेडोनिया जो है उसने अपनी स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह कराया था, लेकिन यह असफल रहा क्योंकि इसमें 53.26% जो वोट पड़े थे वो फ्रांस के साथ बने रहने पर पड़े थे, इसलिए फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता को अस्वीकार करना पड़ा था। और अपन देखें जो ये न्यू कैलेडोनिया है तो ये क्या है, तो यह जो क्षेत्र है ये लगभग 170 वर्षों से जो फ्रांसीसी क्षेत्र है उसके अंदर में आता है। और जो न्यू कैलेडोनिया है तो इसके पास विशाल निकेल निक्षेप है जो कि इलेक्ट्रॉन के विनिर्माण में एक महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए जो फ्रांस है वो नहीं चाह रहा है कि ये जो कैलेडोनिया है ये स्वतंत्र बन जाए, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 75 है कि निम्नलिखित में से कौन से इंडियन होम रूल लीग के उद्देश्य थे? पहला दिया है कि ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता, दूसरा दिया है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, तीसरा दिया है देसी भाषाओं में शिक्षा और चौथा दिया है कि मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना जागृत करने के लिए राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1, 2 और 3, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 4, जबकि डी दिया है केवल 2, 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो इंडियन होम रूल लीग है इसके संदर्भ में अपन को बताना है कि इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता। तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि जो होम रूल आंदोलन था उसका सामान्य लक्ष्य था कि भारत में होम रूल यानी कि स्वशासन को प्रोत्साहित करना, न कि पूर्ण स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना। इसलिए जो पहला वाला है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि देसी भाषाओं में शिक्षा का आदान प्रदान करना, तो यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो चौथा दिया है कि मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना जागृत करने के लिए राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि केवल 3 और 4 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 76 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा ज़ॉम्बी फायर शब्द जो है वो संदर्भित करता है। ए दिया है सवाना घास भूमियों में अचानक उत्पन्न होने वाली रहस्यमयी आग को, बी दिया है ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण लगने वाली आग को, सी दिया है ग्रीष्म ऋतु में पुनः प्रकट होने वाली भूमिगत आग को, जबकि डी दिया है परमाणु औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण लगने वाली आग को। तो इन्हें से आपको बताना है किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो ज़ॉम्बी फायर है तो ये किसको संदर्भित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि ग्रीष्म ऋतु में पुनः प्रकट होने वाली जो भूमिगत आग है उसको कहते हैं ज़ॉम्बी फायर। और यह जो आग है ये इस प्रकार की आग है जो भूमिगत कार्बन समृद्ध पिट में सुलगती रहती है और जैसे ही गर्मी आती है वैसे यह जो आग है वो पुनः प्रकट हो जाती है। इसलिए इसमें कहा गया है कि ग्रीष्म ऋतु में पुनः प्रकट होने वाली आग को ज़ॉम्बी फायर कहते हैं। तो यही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह जो आग है जब जलने लगती है
तो जो तापमान है उसमें वृद्धि होगी। जैसे ही तापमान में वृद्धि होगी तो जो कार्बन सिंक होता है यानी कि जो कार्बन को ग्रहण करता है तो वहीं पर कार्बन को उत्सर्जन करने लगता है और इसलिए जो छोटी सी आग होती है वो एक बड़ा रूप धारण कर लेती है, क्योंकि जिस कार्बन को बंद होना चाहिए वो बंद ना होकर फैलता जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आग भी फैलती जाएगी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77 है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए नमक मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है नमक यात्रा और दूसरी तरफ दिया है नेता या नेतृत्वकर्ता। इसमें पहला दिया है कि तिरुचिरापल्ली से वेदरान्यम की जो नमक यात्रा थी उसके नेता या उसके नेतृत्वकर्ता श्री राजगोपालाचारी थे। दूसरा दिया है कि कलिकट से पयन्नूर की जो नमक यात्रा थी उसके नेता या उसके नेतृत्वकर्ता गोपबंधु चौधरी थे। और तीसरा दिया है कि कटक से इचुंडी की जो नमक यात्रा थी तो उसके जो नेता थे या उसके नेतृत्वकर्ता थे वो के किलापन थे। तो उपर्युक्त युगों में से कौन सा या से सही सम्मिलित है या है? ए दिया है केवल एक, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और दोस्तों इन सभी को अपन पूरी टेक्स्ट से पढ़ेंगे। तो अब अपन देखें जो तिरुचिरापल्ली से वेदरान्यम की जो नमक यात्रा थी तो इसका जो नेतृत्व किया था वो श्री राजगोपालाचारी ने किया था। तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि कलिकट से पयन्नूर नमक यात्रा जो थी उसके नेता जो थे गोपबंधु चौधरी थे, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके जो नेता थे यानी कि इसका जो नेतृत्व किया था वो के कलप्पन ने किया था। इसलिए जो दूसरा वाला है यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि कटक से इचुंडी की जो यात्रा थी उसकी नेतृत्वकर्ता के कलप्पन थे, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके नेतृत्वकर्ता गोपबंधु चौधरी थे। इसलिए जो तीसरा वाला है यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल एक सही है। तो अब अपन देखें कि इन सभी को अपन टेक्स्ट से कैसे पढ़ेंगे। इसमें जो पहला था कि तिरुचिरापल्ली से वेदरान्यम की जो यात्रा की थी वो उसके नेता श्री राजगोपालाचारी थे। कैसे? क्योंकि दोस्तों ऐसे शब्द आ रहा वेद, यानी कि जब कोई व्यक्ति वेद पढ़ता है तो वो आगे जाकर राज करता है, यानी कि राजगोपालाचारी आ जाएगा। और जो दूसरा दिया है कि कलिकट से पयन्नूर, तो इसमें दोस्तों जो पहले शब्द आ रहा है कलिकट है तो कलिकट ना होके इसमें कालिकट से पयन्नूर है, जिसका नेतृत्व के किलप्पन ने किया था। कैसे? क्योंकि यदि अपन किसी व्यक्ति को कली काट काट कर खिलाएंगे तो उसमें अपनापन आ जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति को अपन जो कली होती है वो काट काट कर खिलाएंगे, यानी कि कलिकट से पयन्नूर, तो उसमें अपनापन आ जाएगा, यानी कि के किलप्पन आ जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि कटक से इंचुड़ी की जो नमक यात्रा थी उसका नेतृत्व गोपबंधु चौधरी ने किया था। कैसे? क्योंकि कटक को अपन याद करेंगे चटक से और इंचुड़ी जो है उसको अपन याद करेंगे चूड़ी से, यानी कि जैसे चूड़ी चटक जाती है तो जो सामने वाला बंदा होता है तो वो चुप्पी साध लेता है, यानी कि वो गोप हो जाता है, यानी कि गोप बंधु आ जाएगा। तो अब अपन इनको एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपके पेपर में किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो सके। तो इसमें पहला दिया था कि वेदरान्यम, तो अपन जब कोई व्यक्ति वेद पढ़ेगा तो वो आगे जाकर राज करेगा, यानी कि राजगोपालाचार आ जाएगा। और जब किसी व्यक्ति को अपन कली काट काट कर खिलाएंगे तो उसमें अपनापन आ जाता है, यानी कि के किलप्पन आ जाएगा। और जो चूड़ी होती है जब वो चटक जाती है यानी कि कटक है, तो जो सामने वाला बंदा होता है वो गुप्पी साध लेता है, यानी कि गोप बंधु आ जाएगा। और दोस्तों यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यानी कि इसका सही आंसर रहा अपना आंसर नंबर ए था कि केवल एक सही था। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा परम सिद्धि क्या है? ए दिया है भारत का तीव्रतम सुपर कंप्यूटर है, बी दिया है आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा है, सी दिया है डेंगू का उपचार करने वाली आयुर्वेदिक औषधि है, और डी दिया है कि भारत में सबसे तीव्र गति से चलने वाली लोकोमोटिव ट्रेन है। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अपन देखें कि इससे शब्द आ रहा परम, और दोस्तों जो परम होता है तो उस शब्द का अपन कंप्यूटरों में यूज करते हैं, यानी कि परम के बाद इसमें शब्द जो दिया है सिद्धि, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि भारत का
तीव्रतम सुपर कंप्यूटर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79 है कि 1930 के दशक में अखिल भारतीय किसान सभा ने बिहार में बकास्त भूमि के मुद्दे पर एक किसान आंदोलन संगठित किया। बकास्त भूमि शब्द जो है उससे आप क्या समझते हैं? इसमें जो ए नंबर दिया है कि ये भूमि की ऐसी श्रेणी थी जिस पर काश्तकारों द्वारा खेती की जाती थी, परंतु उस भूमि पर उनका कोई स्वामित्व अधिकार नहीं होता था। बी दिया है कि ये जमींदारों द्वारा अपने निजी जोत के रूप में रखी गई भूमि थी। सी दिया है कि ये ऐसी भूमि थी जिन पर किसानों को वाणिज्य के पादपों को उगाने के लिए विवश किया जाता था। और डी दिया है कि यह भूमि की वह श्रेणी थी जिसमें अभी तक खेती की जमींदारी प्रणाली आरंभ नहीं हुई थी। तो इनमें से आपको बताना है जो बकास्त भूमि है तो ये क्या है। तो अब अपन देखें कि जो बकास्त भूमि है ये किसको संदर्भित करता है। तो इसमें अपन देखें कि यदि अपन आय का बा हटा दे तो लास्ट में आ रहा कास्त और इसमें शब्द आ रहा है काश्तकारों, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ये हो जाएगा कि ये भूमि की ऐसी श्रेणी थी जिस पर काश्तकारों द्वारा खेती तो की जाती थी परंतु उस भूमि पर उनका कोई स्वामित्व अधिकार नहीं होता था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ये हो जाएगा। हालांकि जो बकास्त भूमि थी उस पर यदि कोई किसान लगातार 12 वर्ष तक खेती करता है तो उस किसान को उस भूमि का स्वामित्व का अधिकार मिल जाता था। लेकिन शायद कोई किसान इस प्रकार की जो योजना थी कि 12 वर्षों तक यदि अपन खेती करते हैं तो वो हमारी ही हो जाएगी, तो इससे वो अनभिज्ञ थे। और जो किसान होते थे तो उनके द्वारा जो बकास्त भूमि थी उस पर जो खेती की जाती थी उसका किसी प्रकार से दस्तावेज नहीं दिया जाता था। इसलिए जो काश्तकार थे उनके द्वारा कितनी भी खेती की जाए, चाहे 12 वर्ष या 15 वर्ष, लेकिन उनके पास कोई भी साक्ष्य नहीं होता था और इसी का फायदा जमींदार उठाते थे। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा गदर दल यानी कि जो विद्रोह दल है उसके संदर्भ में सही नहीं है। ए दिया है कि इसका उद्देश्य स्वतंत्र भारतीय गणराज्य स्थापित करना था। बी दिया है इसकी विचारधारा जो थी वो लोकतांत्रिक और समतावादी विचारों पर आधारित थी। सी दिया है कि इसने वर्ष 1857 के विद्रोह की स्मृति में साप्ताहिक पत्र गदर को प्रकाशित किया था। और डी दिया है कि इसने व्यापक संख्या में भारत के किसानों और सैनिकों को सफलतापूर्वक संगठित किया था। तो इन हिसाब को बताना है कि जो गदर पार्टी है तो इसके संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो अब अपन देखें जो गदर दल है इसका गठन सन 1913 में किया गया था और इसमें अधिकतर जो पंजाब के किसान और जो पूर्व सैनिक थे उनको सम्मिलित किया जाता था। और अपन देखें कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो पहला दिया है कि इसका उद्देश्य स्वतंत्र भारतीय गणराज्य स्थापित करना था, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो बी दिया है कि इसकी विचारधारा लोकतांत्रिक और समतावादी विचारों पर आधारित थी, तो यह वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो सी नंबर दिया है कि इसने वर्ष 1857 के विद्रोह की स्मृति में साप्ताहिक पत्र गदर को प्रकाशित किया था, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और उन्होंने जो साप्ताहिक पत्र गदर प्रकाशित किया था तो उसमें उन्होंने पहले पेज में लिखा था कि अंग्रेजी राज का दुश्मन यानी कि ब्रिटिश शासन का शत्रु, और यही उन्होंने घोषणा भी इसी पत्र में की थी। और इसमें जो डी नंबर दिया है कि इसने व्यापक संख्या में भारत के किसानों और सैनिकों को सफलतापूर्वक संगठित किया था, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि जो गदर दल यानी कि जो विद्रोह दल था तो वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि किस प्रकार से सशस्त्र विद्रोह के लिए कितनी तैयारी की जाए, या उसके लिए कितना धन जुटाया जाए, या उसका कैसा संगठन करना चाहिए, और या फिर कब कैसी रणनीति अपनानी चाहिए, इस सब से ये अनभिज्ञ थे। और यही कारण था कि जो गदर पार्टी थी उसने बड़ी संख्या में किसानों और सैनिकों को जुटाने में असफलता प्राप्त की थी। इसलिए जो इसका डी नंबर है ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसमें से अपन को बताना था कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। और दोस्तों प्रेस बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।